टेंस को हिंदी में काल बोलते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है जो चल रहा हो, और पास्ट टेंस का मतलब होता है जो बीत गया हो, और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है जो आने वाला हो। मतलब जैसे कोई चीज़ होती है जो बीत जाती है उसे पास्ट टेंस के अंतर्गत, मतलब पास्ट टेंस के अंतर्गत लिखते हैं, और कोई चीज़ होती है जो आने वाली होती है उसे फ्यूचर टेंस के अंतर्गत मतलब हम लोग जानते हैं। तो इन तीनों के भी 4-4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4-4 भाग होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के कितने भाग होते हैं? तो प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में बोलते हैं सामान्य वर्तमान काल। और फिर दूसरे नंबर पे आता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल, यानी जो चीज़ पूरा नहीं हुआ हो। और फिर तीसरे नंबर पे आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम लोग बोलते हैं हिंदी में पूर्ण वर्तमान काल, यानी कोई काम हो वो पूरा हो गया हो। जैसे चुका है, इसकी पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, यानी कि कोई काम पूरा हो गया है। और फिर चौथे नंबर पे आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का मतलब होता है मतलब कि पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, यानी कोई काम हो जो पूरा भी हो रहा हो और ना भी पूरा हुआ हो, वो किसके अंतर्गत आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कौन सा टेंस पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले कौन सा टेंस पढ़ना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में अभी क्या बताया था? सामान्य वर्तमान काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सामान्य वर्तमान काल। इसकी हिंदी में पहचान होती है कि जो मतलब कोई वाक्य दिया रहेगा उसके अंत में क्या आएगा? ता है, ती है, ते हैं। अगर किसी मतलब वाक्य के मतलब लास्ट में आ रहा है ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द अगर आ रहा है तो वो किस टेंस का वाक्य होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बोल सकते हैं राम चाय पीता है, मोहन स्कूल जाता है, मैं खाना बनाता हूँ, तुम चाय पीते हो, या तुम स्कूल जाते हो, या तुम बाजार जाते हो। यानी ता, ती, ते अगर लास्ट में आ रहा है तो वो किस टेंस का वाक्य हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो इसका ये तो हो गया हिंदी नियम का। भाई अगर हिंदी में है ता, ती, ते है तो हम पहचान जाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। लेकिन अगर हमें इसे अंग्रेजी में पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे? तो इंग्लिश में पहचान इसकी होती है, सबसे पहली पहचान होती है कि इसमें इज एम आर नहीं लगता है। क्या नहीं लगता है? इज एम आर इसमें नहीं लगता है। और दूसरे नंबर पे क्या होता है? एक वचनकर्ता के साथ में जो क्रिया की, इसमें क्रिया की पहली अवस्था लगती है। तो एक वचनकर्ता के साथ में क्रिया की पहली अवस्था में हम लोग यस या ई एस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? यस या ई एस का, यानी जो क्रिया होती है उसे बहुवचन का रूप दे देते हैं। और बहुवचन में यस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी जब जो कर्ता होता है वो बहुवचन अगर होगा तो उसमें हम लोग यस या ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर तीसरे नंबर पे क्या होता है? नकारात्मक वाक्य, यानी जो निगेटिव सेंटेंस होता है उसमें एक वचनकर्ता के साथ में हम लोग क्या करते हैं? डज नॉट का प्रयोग करते हैं। यानी एक वचन के साथ में डज का प्रयोग करते हैं और बहुवचन के साथ में डू का प्रयोग करते हैं। और डज नॉट या डू नॉट, यानी डज और डू के बाद में हम लोग नॉट शब्द का यूज करते हैं। फिर अगर प्रश्नवाचक वाक्य, यानी जो इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस होता है उसमें डू और डच का प्रयोग पहले करते हैं। ये तो हो जाएगा एस्नो टाइप का। इंट्रोगेटिव का जो सेंटेंस होता है वो 2 प्रकार से होता है, एस्नो टाइप का और डब्ल्यू एस टाइप का। तो सबसे पहले हम लोग मतलब ये फार्मूला जो है इसको पहले याद करते हैं और इसके हिसाब से हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। तो क्या है इसमें? राम बाजार जाता है। तो सबसे पहले क्या आता है इसमें? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? जो सब्जेक्ट का मतलब होता है जो काम कर रहा हो, यानी कि इसमें काम कौन कर रहा है? राम काम कर रहा है। तो सब्जेक्ट इसमें कौन हुआ? राम। तो सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे? राम का। सब्जेक्ट इसमें क्या है? राम। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? राम। फिर उसके बाद में क्या लगा है? जैसे देखो अभी मैंने इसमें बताया था ना कि इज एम आर नहीं लगेगा, तो देखो फार्मूले में भी इज एम आर का प्रयोग नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का यूज करेंगे। किसका यूज? वर्ब का। और वर्ब की भी पहली अवस्था लगेगी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो वर्ब इसमें क्या है? यानी वर्ब का मतलब होता है क्रिया, यानी कि इसमें काम कौन सा हो रहा है? तो काम तो इसमें जाने का हो रहा है, तो जाना को इंग्लिश में गो बोलते हैं।
और यहाँ पे जो राम है वो क्या है, सिंगुलर नंबर यानी एक वचन है, तो गो के साथ में क्या लगेगा, यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगा, गोज हो गया यानी ईएस का प्रयोग हो गया। फिर उसके बाद में क्या बचा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, कर्म यानी जिससे क्रिया पूरी होती है, कर्म। तो इसमें कर्म क्या है, बाजार। बाजार। उसके बाद में एक्स्ट्रा वर्ड यानी इसमें अगर कॉम्प्लीमेंट कुछ भी दिया होता तो इसके बाद में वो वर्ड लगाते। ठीक है, तो और तो कुछ दिया नहीं है, तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। अब ये हो गया, मान लो फिर हम लोग आते हैं निगेटिव सेंटेंस पे। निगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, सीमा खाना नहीं खाती है, सीमा खाना नहीं खाती है। तो सबसे पहले इसमें किसका यूज करेंगे, सब्जेक्ट का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सीमा। सीमा। फिर उसके बाद में क्या है, हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, डू नॉट और डज नॉट का। तो डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करेंगे हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर में अभी मैंने क्या बताया था कि डज लगेगा, और अगर प्लूरल नंबर होगा तो डू लगेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा डज, तो डज नॉट का प्रयोग किया। फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे, वर्ब। वर्ब इसमें क्या है, खाती है, यानी इसमें खाने का काम हो रहा है। तो खाना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ईट। अब इसमें यस या ईएस नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे डज लग गया है। ठीक है, और वर्ब मतलब सिर्फ वर्ब ही दिया गया है, वर्ब के साथ में यस या ईएस नहीं दिया गया फार्मूले में भी। क्यों नहीं दिया गया है, क्योंकि ये यहाँ पे डज लगा है। ठीक है, फिर ईट हो गया। उसके बाद में क्या होगा, फूड। तो ये आपका हो गया, सीमा खाना नहीं खाती यानी सीमा डज नॉट ईट फूड। ठीक है, फिर हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो अभी क्या बताया था, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो दो प्रकार के होते हैं। उसमें कौन कौन से होते हैं, एसनो टाइप का क्वेश्चन और डब्ल्यूएच टाइप के क्वेश्चन। एसनो टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे, यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो सबसे पहले स्टार्ट होता है। और जो डब्ल्यूएच टाइप का क्वेश्चन होता है तो उसमें डब्ल्यूएच यानी जो हिंदी में कोई वाक्य रहेगा तो उसमें प्रश्नवाचक वाक्य बीच में रहेगा, लेकिन जो हिंदी में मतलब अंग्रेजी में रहेगा वो डब्ल्यूएच यानी क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हम लोग एसनो टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए क्या सबसे पहले दिया हुआ है, क्या तुम चाय पीती हो, यानी सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि तुम क्या है, प्लूरल नंबर है कि सिंगुलर नंबर है। तो तुम तो प्लूरल नंबर होता है, तो प्लूरल नंबर के साथ में डू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, डू का। तो हम लोग पहले डू का यूज करेंगे, फिर तुम का यू। यहाँ चाय पीती हो, तो यहाँ पे चाय के साथ में हम लोग ड्रिंक का यूज नहीं करते हैं, टेक का यूज करते हैं। तो टेक, चाय को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टी। टेक टी, क्वेश्चन मार्क। अब फिर क्या है, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। तो तुम कहाँ रहते हो, ये क्या है, देखो हिंदी में मतलब जो प्रश्नवाचक वाक्य है वो बीच में है, और इंग्लिश में डब्ल्यूएच से ही स्टार्ट होगा, यानी क्वेश्चन वर्ड से ही ये स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले डब्ल्यूएच वाला वाक्य लिखेंगे, यानी व्हेयर। फिर व्हेयर के साथ में डू या डज का प्रयोग कैसे करेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है। तो तुम तो प्लूरल नंबर है, तो डू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, डू का। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है, यू। फिर वर्ब क्या है, रहना। रहना को अंग्रेजी में बोलते हैं लिव। Where do you live, यानी तुम कहाँ रहते हो।